आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज हम आधुनिक हिंदी काव्य के अंतर्गत छायावादी हिंदी कविता, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां और उसके शिल्प पर विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में जब स्वर्ण युग की परिचर्चा होती है तो भक्तिकाल को यानी पूर्व मध्यकालीन हिंदी साहित्य, उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। सभी इतिहासविदों ने, समालोचकों ने इस धारणा में अपनी सम्मति प्रकट की है। किंतु जब आधुनिक युगीन हिंदी साहित्य की बात आती है, आधुनिक काल के समग्र हिंदी साहित्य की चर्चा होती है, तो उसमें स्वर्ण युग की उपाधि छायावाद या छायावादी साहित्य को दी जाती है। छायावाद खड़ी बोली हिंदी के परिनिष्ठित रूप का परिष्कृत, परिवर्धित उस रूप का जो वास्तव में एक आदर्श रूप है, उसका युग माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी में गद्य के लेखन की शुरुआत, कविता के लेखन की शुरुआत ये भारतेंदु युग में हुई थी, जो आधुनिक काल का पहला कालखंड माना जाता है। इससे पहले के हिंदी साहित्य में गद्य का अभाव दिखाई देता है। उत्तर मध्यकाल में छुटपुट गद्य ब्रजभाषा गद्य के रूप में, टीका टिप्पणी के रूप में कहीं कहीं मिलता है, और बहुत कम गद्य लेखन हम उत्तर मध्यकाल में या मध्यकाल में देख पाते हैं। वास्तविक रूप से गद्य लेखन की शुरुआत सशक्त परंपरा के साथ भारतेंदु युग से प्रारंभ होती है, और भारतेंदु युग में हिंदी कविता के साथ साथ गद्य की अनेक विधाओं का लेखन भी प्रारंभ होता है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी उनके नाम से भी युग है, और छायावादी युग, इन तीन कालखंडों में हम ब्रजभाषा में काव्य लेखन की परंपरा भी देख सकते हैं। अच्छी सशक्त सुदीर्घ परंपरा मौजूद है। स्वयं महाकवि जयशंकर प्रसाद भी, जो कामायनी जैसे महाकाव्यात्मक ग्रंथ के सर्जक हैं, जो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु जैसे दुर्लभ नाटकों के प्रणेता हैं, जो काव्य कला और अन्य गद्य निबंध जैसी गद्यात्मक, समीक्षात्मक, आलोचनात्मक निबंध रचना के सर्जक हैं, जिन्होंने एकांकी के क्षेत्र में, कथात्मक दुनिया में, जिसमें तितली और एक ऐसे ही महत्वपूर्ण औपन्यासिक रचनाओं में कंकाल और अनेक जो कथा संग्रह हैं, कहानी संग्रह हैं, वो उनका सृजन किया। ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी महाकवि जयशंकर प्रसाद ब्रजभाषा में भी लिखते रहे और खड़ी बोली में भी उत्कृष्ट रूप में उन्होंने सृजन किया। तो ऐसे तीसरे कालखंड, जिसको हम आधुनिक काल का तीसरा कालखंड मानते हैं, उसे छायावाद के नाम से जाना गया। और छायावाद के प्रवर्तक कवि, आचार्य कवि के रूप में, नेतृत्व देने वाले रचनाकार के रूप में जयशंकर प्रसाद का नाम लिया जाता है। जैसे पहले कालखंड को भारतेंदु हरिश्चंद्र युग कहा गया, दूसरे कालखंड को महावीर प्रसाद द्विवेदी युग कहा गया, ऐसे ही
छायावाद में जो नाटक की दुनिया है, जो नाटक का युग है, उसे प्रसाद युग के नाम से अभिहित किया गया। तो बहुत से रचनाकारों के नाम पर युग का नामकरण, प्रवृत्ति के आधार पर युग का नामकरण, यह हम देख सकते हैं। छायावाद वस्तुतः एक प्रवृत्ति विशेष, स्वच्छंदता की प्रवृत्ति विशेष को ध्यान में रखकर किया गया नामकरण है, जहां आत्मा में परमात्मा की छाया पड़ने लगती है। ये जो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, उसको छायावाद कहा जाता है। डॉक्टर नगिन की ये परिभाषा भी है। इससे पता लगता है कि छायावादी हिंदी कविता की जब हम बात करते हैं तो चार बड़े, जो वास्तव में हिंदी साहित्य के बड़े कद के कवि हैं, विराट व्यक्तित्व के कवि हैं चारों, जो आधुनिक काल की पूरी कविता, पूरे गद्य के बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतिनिधि कवियों के रूप में जाने जाते हैं। उसमें जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा हैं। आंसू जैसी रचना प्रसाद की काव्य प्रतिभा की परिचायक है। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते रहते करते जानी अनजानी। या महाकाव्यात्मक ग्रंथ के रूप में दुनिया के श्रेष्ठ ग्रंथों में अग्रिम पंक्ति में महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में जाने गई रचना कामायनी। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। एक तरल था एक सघन था, ऊपर हिम था नीचे जल था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। या नारी तुम केवल श्रद्धा हो। ये जो विराट व्यक्तित्व है सृजन का, कविता और गद्य का, वो प्रसाद का है। महादेवी ने अपनी विरहानुभूति से परिपूर्ण कविताओं के माध्यम से और काव्यात्मक गद्य रचना के माध्यम से, स्मृति की रेखाएं हों या श्रृंखला की कड़ियां हों या पथ के साथी हों या अतीत के चलचित्र हों, अनेक रचनाएं उनकी संस्मरणात्मक, रेखा चित्रात्मक, बाल साहित्य हो और विरह का जलजात जीवन, या मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो महादेवी जैसी विराट कवित्री, महीयसी महादेवी और महाप्राण निराला, जो सरोज स्मृति जैसी लंबी कविता, राम की शक्ति पूजा जैसी अपूर्व, अनुपम, अतुलनीय कविता, और जूही की कली की बात करें, कुकुरमुत्ता की बात करें, या वह तोड़ती पत्थर की बात करें, या भिक्षुक की बात करें, छायावादी प्रवृत्ति, प्रगतिवादी चेतना, ये सब प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन सब पर पूर्ण अधिकार के साथ निराला गद्य और पद्य, बिल्ले सुर बकरिया की बात करें तो निराला ने भी अपने विराट व्यक्तित्व का, अपने महाप्राणत्व का परिचय अपनी रचनाओं से दिया है। और सुमित्रानंदन पंत, पल्लव जैसी दुर्लभ रचना, पल्लव की भूमिका पंत के गद्य सृजन के प्रमाण के रूप में, आदर्श के रूप में हमारे सामने उपलब्ध होती है। प्रकृति के चितेरे कवि के रूप में, कोमल कांत पदावली के सृजक के रूप में पंत, वह जो कोसानी का जो सौंदर्य है प्रकृति का, उसको
बहुत सुंदर अभिव्यक्ति से, बिंबात्मकता से सजाने का काम पंत करते हैं। तो ऐसे दुर्लभ कालखंड जिसमें गद्य और पद्य का संगम है, समन्वय है, उसको हिंदी कविता में छायावाद के रूप में जाना जाता है। और उस छायावाद की कविता की प्रवृत्तियों की और शिल्प की बात करें तो वह विलक्षण है। उसी संदर्भ में द्विवेदी युगीन काव्य के जो नैतिक बुद्धिवाद और इतिवृत्तात्मक शैली की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदी में लिखी गई जिस काव्यधारा को हम छायावाद के नाम से जानते हैं, कहा जाता है कि जो इतिवृत्तात्मकता थी द्विवेदी युग की, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में छायावाद का जन्म हुआ। इसलिए यह एक नई चेतना, एक नई क्रांति के युग के साथ हमारे सामने उपस्थित होता है। द्विवेदी जी का युग कठोर अनुशासन का युग था। वो कविता और गद्य में अनेक नियम कानून उसके आधार पर सृजन करने और करवाने का दायित्व निभा रहे थे। नैतिकता का एक विशेष आग्रह उनके मन में, उनके युगीन रचनाकारों के लिए निर्देश के रूप में विद्यमान था। इसलिए जो युवा मन, कवि मन था, युवा मन, उसमें विद्रोह पैदा हुआ। उस नैतिकता और उस अनुशासन के विरुद्ध, उससे बाहर जाकर, उससे अलग हटकर कविता और गद्य सृजन का एक आह्वान छायावादी रचनाकारों ने किया था। प्रेम, श्रृंगार, राग विराग, विरह और वियोग, इनकी अनुभूति, प्रकृति सौंदर्य, इन सब की अभिव्यक्ति के लिए छायावादी रचनाकारों का, कवियों का मन आकुल हो उठता है और वो इन तमाम विशेषताओं और प्रवृत्तियों से युक्त कविता के लिए प्रेरित होते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर यानी टैगोर की गीतांजलि के प्रकाशन से प्रभावित होकर कवियों ने लाक्षणिक शैली में प्रेम, प्रकृति, श्रृंगार और स्वातंत्र आदि विषयों पर काव्य सृजन बेबाकी से प्रारंभ किया। हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो आजादी का स्वर बुलंद करने की बात हो, स्वातंत्र चेतना के गीत गाने की बात हो, महादेवी के गीतों में भी स्वातंत्र चेतना मिलती है। पंत और निराला की कविता में भी उसी स्वतंत्रता के आह्वान के स्वर सुनाई देते हैं। व्यक्ति मन की छाया होने के कारण उनकी कविता छायावादी कहलाई। यह एक छायावाद के संदर्भ में की गई व्याख्या का अंश है। यानी जो व्यक्तिगत मन है, उस मन की जो छाया है, वह छायावादी कविता में प्रतिबिंबित होती है, प्रकट होती है। उस युग के साहित्य का मूल्यांकन करने वाले, छायावादी कविता गद्य पद्य की समझ और बोध रखने वाले साहित्य मर्मज्ञ मुकुटधर पांडे ने स्वच्छंदतावादी नवीन अभिव्यक्तिमयी रचनाओं के लिए, ये जो छायावाद की कविता है, ये स्वच्छंदतावादी और नए अभिव्यक्ति शिल्प के साथ प्रस्तुत होने वाली कविता और अनेक रचनाओं के साथ हमारे सामने उपस्थित होती है। उन्हीं रचनाओं के लिए इसे व्यंग्यात्मक रूप में छायावाद नाम दिया था। मुकुटधर पांडे ने सर्वप्रथम इसे छायावाद कहा था और यह भी कहा था कि यह कविता ना होकर उसकी छाया मात्र है। फिर यही नाम धीरे धीरे रूढ़ होता चला गया। इस नाम की उपयुक्तता पर आगे चलकर बहुत से चिंतकों ने, विचारकों ने, इतिहासविदों ने, साहित्यकारों ने चिंतन किया, विमर्श किया
और उसी परंपरा में महादेवी वर्मा जो छायावाद की एक सशक्त कवियत्री हैं, जो छायावादी सृजन शैली से आबद्ध रहीं और उसी में गद्य पद्य लिखती रहीं, उन्होंने यह लिखा भी कि सृष्टि के बाह्याकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा था। तो ये जो स्वानुभूतिपूर्ण अभिव्यक्ति की छटपटाहट है वह दिखाई देती है। आगे लिखती हैं, स्वच्छंद छंद में चित्रित जनमानव अनुभूतियों का या उन मानवीय अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त ही लगता है। ये महादेवी वर्मा का कथन है। महादेवी वर्मा जितनी सशक्त कवियत्री हैं उतनी ही सशक्त विचारक, चिंतक, गद्यकार, संस्मरण और रेखाचित्र आदि लेखन में मील का पत्थर साबित होती हैं। उनका चिंतन, उनका भाषिक अधिकार, उनकी वैचारिक चेतना अद्भुत है। इसलिए आगे चलकर नवीन विषय, नवीन भाव भंगिमाएं, नवीन शैली, इनमें अभिव्यक्त छायावादी काव्य को छायात्मक, दुरूहता, रहस्यात्मकता जैसे अनेक कारणों और आरोपों का सामना करना पड़ा। छायावादी कवियों ने इस संदर्भ में बहुत सी परिभाषाएं स्वतः दी हैं और छायावाद के स्वरूप को स्पष्ट करने का रचनात्मक प्रयास भी किया है। इस क्रम में सर्वप्रथम छायावाद के प्रवर्तक, महाकवि, गद्यकार जयशंकर प्रसाद स्वयं यह स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश के बाह्य वर्णन से जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। यानी जो स्थूल सृजन था, लेखन था, जो इतिवृत्तात्मक, वर्णनात्मक लेखन था, उससे ऊब कर फिर स्वानुभूतिमयी कविता और लेखन, इस पर बल देने का प्रयत्न छायावाद में इस युग के कवियों ने प्रारंभ किया था। अपनी बात को जयशंकर प्रसाद और स्पष्ट करते हैं और यह कहते हैं कि छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। अगर भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय चिंतन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा, इस पर छाया निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य और उसके आयाम, प्रकृति विधान और प्रकृति चित्रण, उपचार वक्रता, इन सब के साथ साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की मुख्य विशेषताएं हैं। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह आंतर स्पर्श करके भाव स्पर्श करने वाली अभिव्यक्ति की छाया कांतिमयी होती है और उसी को हम छायावादी कविता में, छायावादी कवियों की स्वानुभूतिपूर्ण और युक्त अभिव्यक्ति में देखते हैं। स्वतः महादेवी वर्मा ने भी छायावाद की परिभाषा शब्द निबद्ध करते हुए यह लिखा कि छायावाद की कविता हमारी प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध, यानी छायावाद की कविता जो है वो प्रकृति के साथ हमारे रागात्मक संबंध स्थापित करती है
और हमारे हृदय में व्यापक भावानुभूति, हृदय में व्यापक भावानुभूति उत्पन्न करती है और हम संपूर्ण विश्व के उपकरणों, जड़ चेतन पदार्थों, इनसे एकात्म भाव, एकात्म संबंध जोड़ लेते हैं और इस समय की परिपूर्णता एवं बेसुधपन में जो रचना होती है वही छायावाद के प्राण से अनुप्राणित होती है। तो महादेवी किस तरह से जड़ चेतन से एकात्म भाव के संबंधों, रिश्तों को जोड़ने पर बल देती हैं और आत्म विस्मरण की बात भी, जिसे बेसुधपन कहती हैं, उसका भी उल्लेख करती हैं। महादेवी वर्मा रहस्यवाद को छायावाद का दूसरा सोपान भी मानती हैं। हालांकि हिंदी साहित्य में, हिंदी कविता में रहस्यवादी विचार या रहस्यवादी चेतना, यह एक अलग तरह से उसको परिभाषित और व्याख्यायित किया गया है। इसलिए कबीर का रहस्यवाद, तुलसी का रहस्यवाद, सूर का रहस्यवाद, जायसी का रहस्यवाद, इस पर बात की जाती है। किंतु महादेवी रहस्यवाद को ही छायावाद का दूसरा सोपान घोषित करती हैं। वे छायावाद का मूल दर्शन सर्वात्मवाद, इसको मानती हैं। सबकी आत्मा में एकत्व का भाव, एक रूप, एक तत्व विद्यमान है, इसकी ओर ध्यान आकृष्ट वो करती हैं और प्रकृति को उसका साधन मात्र वो मानती हैं। सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद को पाश्चात्य साहित्य के रोमांटिसिज्म से प्रभावित माना है। ये पंत जी का अपना दृष्टिकोण है कि जो रोमांटिसिज्म था पाश्चात्य चिंतन में, कविता में, साहित्य में, उसका प्रतिबिंबन उन्हें छायावाद में दिखाई देता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो नाटककार, कवि, अनुवादक, इतिहासकार, कई सारी भूमिकाएं एक साथ निभाते हैं, वे छायावाद और रहस्यवाद को एक मानते हुए स्पष्ट कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में जब पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद कहलाता है। इस तरह छायावाद पर हिंदी के स्थापित अनेक समालोचकों ने भी अपनी अपनी दृष्टि से, अपने अपने अनुभव से, अपनी अपनी चिंतन वृत्ति से विचार किया, जिसमें हिंदी साहित्य के प्रखर समालोचक, इतिहासकार, अनुवादक, कवि, गद्य और पद्य पर अधिकार रखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हैं। उन्होंने इस विषय में विचार व्यक्त करते हुए लिखा कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में होता है। डॉक्टर नगेन ने छायावाद को एक और तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना और दूसरी तरफ जीवन के प्रति एक भावात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए यह भी कहा कि यह विद्रोह भाव तथा शैली दोनों स्तर पर ही दिखाई देता है। छायावादी साहित्य के बड़े समीक्षक आचार्य पंडित नंदुलारे वाजपेयी ने यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में
आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या होनी चाहिए। इस तरह छायावाद प्रारंभिक चरण में अत्यधिक उपेक्षा की कविता थी, युग था, किंतु जिस युग के साहित्य और सृजन से प्रयास किया जाता था उसे पाश्चात्य काव्य का अनुकरण माना जाता था, वही छायावाद कविता और गद्य दोनों में आगे चलकर अपनी सरसता, नूतनता, व्यंजकता, सौंदर्य के तत्व आदि इन के कारण समस्त आरोपों से मुक्त होता चला गया और वो एक श्रेष्ठ साहित्य, एक आदर्श साहित्य, एक उत्कृष्ट साहित्य के रूप में साहित्य जगत में प्रतिष्ठित हो गया। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि छायावादी कविता के बारे में, छायावाद के बारे में प्रतिष्ठित आलोचकों, कवियों, लेखकों का मत बड़ा स्पष्ट है और वह इस कविता को भीनी भीनी प्रशंसा करते हुए श्रेष्ठ कविता का दर्जा देते हैं। मित्रों, इस विषय को यहीं विराम देते हुए हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे और इस विषय पर आगे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।